बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम मियोसिस के आर्टिकल से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की एंड एरर्स की बात की थी। एंड होपफुली स्टूडेंट्स, आपने अभी तक अच्छी तरह उस टॉपिक को याद भी कर लिया होगा और उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बना लिए होंगे। तो अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है मियोसिस का, ये भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। यानी ये जो मियोसिस का टॉपिक है ये उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे माइटोसिस का टॉपिक था। लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे राइट की गई है। उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है, इसीलिए इस डेफिनेशन को व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किया गया। और एक छोटा सा डिफरेंस पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने माइटोसिस में यह पढ़ा था कि वन पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स बनाता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में हम क्या देखेंगे कि वन पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है तो वो 4 डॉटर सेल बनाता है। कितने डॉटर सेल्स? 4, ठीक है। और उसी से रेलिवेंट जो है वो डेफिनेशन लिखी गई है आपके सामने। डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स कि meiosis is a process by which one diploid eukaryotic cell, ठीक है। अब इसमें डिप्लॉइड क्या है? वन डिप्लॉइड, इसे देखते हैं अभी। डिवाइड्स, यानी ये जो वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पे ये जनरेट करेगा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। कितने? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स डिप्लॉइड, वन डिप्लॉइड का मतलब कि यहां पर हम बात करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे कि यहां पर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग बनेगी। क्या बनेगी? पेयरिंग बनेगी। पेयर होगा क्रोमोसोम का, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। और हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? जाहिर सी बात है, डिप्लॉइड 2n है तो हैप्लॉइड 1n होगा। यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, ठीक है। पहले बुक पर आ जाइए, इस बात को समझिए। पेज नंबर 95, सेम डेफिनेशन बुक पर है। फर्स्ट 2 लाइंस, थर्ड लाइन से मैं पढ़ूंगा। Diploid means the cells in which chromosomes are in pair.
डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होंगे। माइटोसिस के प्रोसेस को अगर आप याद करें तो वहां पे पेयर्स नहीं बने थे, वहां पर पेयर्स नहीं बने थे, बल्कि सिस्टर क्रोमाटिड्स जो थे वो साइटोप्लाज्म में ओपनली जो थे वो पड़े हुए थे। ठीक है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स या होमोलोगस पेयर्स, वाइल हैप्लॉइड मींस के सेल विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, के क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। दैट इज क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, यानी वो फिर पेयर फॉर्म में नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है, एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल बना रहा है, यानी एक सेल से 4 सेल बनेंगे। तो जब वो 4 बनेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में सेल जो है वो पेयर की फॉर्म में ही होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये देखते हैं कि इनके फेजेस को मियोसिस के किन्होंने एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स 1876 में ऑस्कर हैटविग, ये बेसिकली वो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में बात की। ठीक है, या फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में बताया। अब फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बात वैसे ही होगी जैसे हमने माइटोसिस में की थी। ठीक है, लेकिन यहां पे जो थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि माइटोसिस में हमने एक दफा ही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस 2 मेजर फेजेस पढ़े थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो फेजेस ऑफ मियोसिस हैं इनको पहले डिवाइड किया गया है और इनको नाम दिया गया है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, जबकि वो सिर्फ माइटोसिस थी, वो सिर्फ माइटोसिस थी, लेकिन यहां पे मियोसिस 1 है और मियोसिस 2। अब होता क्या है, देखिए किसी भी सेल ने डिवाइड करना है तो रूल क्या हमने देखा था स्टार्टिंग में कि उस सेल ने इंटरफेस से गुजरना है। यानी यहां पर हम ये याद रखेंगे कि सबसे पहले सेल इंटरफेज में आएगा और इंटरफेज में अपनी लाइफ गुजारेगा 3 स्टेप्स में या 3 उसकी डिवीजन्स में। G1 फेज में यानी गैप 1, फिर क्या आएगा जी गैप 1 के बाद क्या आएगा S फेज यानी सिंथेसिस फेज, और उसके बाद क्या आएगा G2 फेज, गैप 2। उसके बाद सेल एलिजिबल होता है कि वो बेसिकली आगे ट्रेवल करे M फेज में, माइटोटिक फेज में। अब माइटोटिक फेज में 2 ही डिवीजन्स थी, एक माइटोसिस थी और एक मियोसिस थी। माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है M फेज में हम कहां जाएंगे, मियोसिस में। अब मियोसिस में जब आते हैं तो मियोसिस खुद आगे से 2 स्टेप्स में है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, मियोसिस 1 की। किसकी बात करेंगे, मियोसिस 1 की। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो मियोसिस 1 में एक सेल आएगा, तो मियोसिस 1 में जिस सेल ने आना है बेसिकली उस सेल ने 2 मेजर स्टेप्स में से गुजरना है। पहला तो वही कैरियोकाइनेसिस, लेकिन क्योंकि ये मियोसिस 1 है तो कैरियोकाइनेसिस 1 लिख दिया जाएगा ताकि हमें याद रहे कि ये फर्स्ट वाला है। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और सेम इसके साथ भी हम क्या लिख देंगे, साइटोकाइनेसिस 1। ठीक हो गया। कैरियोकाइनेसिस में वही 4 स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स जो हमने पहले माइटोसिस में पढ़े थे, यानी प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, नेक्स्ट क्या होगा, एनाफेज,
एनाफेज, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, टीलोफेज। लेकिन इन सब के साथ 1 लगा दिया जाएगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ठीक है। और टीलोफेज पर आपके पास 2 सेल्स बन चुके होंगे, ये हमने माइटोसिस में भी देखा था, ठीक है। तो बात कैसे स्टार्ट हुई, इंटरफेस में हमारा सेल, जिस सेल ने एंटर होना है वो एंटर होगा, गैप 1 एस फेज, गैप 2 में अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, सेम माइटोसिस से पहले जो पूरी की थी। फिर एन फेज में आएगा, एन फेज में या तो वो माइटोसिस में जा सकता है या मियोसिस में। माइटोसिस वाली सारी बात जो है वो हमने डिस्कस कर ली थी, अब वो मियोसिस में जाएगा। लेकिन आपको पहले बता दिया गया मियोसिस 2 फेजेस में है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, तो सेल मियोसिस 1 में जाएगा। तो अब उस एक सेल ने मियोसिस 1 में जाना है, और मियोसिस 1 की अपनी 2 डिवीजन्स हैं मेजर, जिस तरह माइटोसिस की थी, क्या, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के साथ 1 लगाने का मकसद यह है कि मियोसिस 1 की बात हो रही है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस के साथ भी 1 इसीलिए लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस 1 के 4 जो हैं वो आगे फेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और सबके साथ 1 लगा दिया जाएगा। अब टीलोफेज तक स्टूडेंट्स 2 सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे। कितने सेल्स, 2 सेल्स, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में कनेक्टेड होगा। उस साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस 1, और साइटोकाइनेसिस 1 करने पर यानी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस 1 पर हमें 2 सेल्स मिल जाएंगे। कितने सेल्स मिलेंगे, 2 सेल्स, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस होने पर हम यहां पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 2 क्या बन जाएंगे, डॉटर सेल्स। यानी मियोसिस 1 में हमारे पास कितने सेल्स बने, 2 डॉटर सेल्स। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती, अब हमने कहां जाना है, मियोसिस 2 में। किसमें जाना है, मियोसिस 2 में। और आपने ये बात याद रखनी है कि मियोसिस 2 जो होती है बेसिकली इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है, मैं यहीं पर वो बताता चला जाता हूं ताकि वो बात भी साथ साथ क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। वो बात बताने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ये यहां पे बात वही है कि साइटोकाइनेसिस 1 में हमारे पास कितने डॉटर सेल्स आ जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। देखिए मियोसिस 1 यहां पर कंप्लीट हुई है, अब हमने मियोसिस 2 में जाना है। लेकिन मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जाने से पहले हमारा सेल फिर गुजरेगा बेसिकली इंटरफेस से, लेकिन इस मर्तबा हम इसको नाम क्या देंगे, इंटरफेस 2। क्या नाम देंगे, इंटरफेस 2। अब सवाल यह है कि इसको इंटरफेस 2 का नाम क्यों दिया जा रहा है और यहां पे इंटरफेस दोबारा क्यों आया। देखिए, जब हमने मियोसिस 1 करनी थी तो उससे पहले सेल इंटरफेस में जाकर अपनी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर आया जिन रिक्वायरमेंट्स की बेस पर उसने डिवीजन करनी थी। और जब वो डिवीजन करके कंप्लीट हुआ साइटोकाइनेसिस में तो 2 डॉटर सेल्स बन चुके थे। अब उन दोनों डॉटर सेल्स ने मियोसिस 2 में जाना है, लेकिन उसके जाने से पहले वो दोबारा कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करना जरूरी है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं वो इंटरफेस 2 में से गुजरेंगे, विच इज आल्सो कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस। अब यहां पर एक सवाल है कि क्या इंटरकाइनेसिस जो है या इंटरफेस 2 ये वैसे ही होगा जैसे
मियोसिस 1 से पहले हुआ था। तो इसका जवाब स्टूडेंट्स ये होगा कि सिर्फ एस फेज जो है वो इंटरफेज 2 में नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स की सिंथेसिस स्टार्टिंग में हो चुकी थी और मजीद वो सिंथेसिस अब दोबारा नहीं होगी। यानी G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये तीन वो फेज हैं जो कि इंटरफेस में चलते हैं। लेकिन इंटरफेस 2 में G1 चलेगा, जितनी रिक्वायरमेंट्स है पूरी होंगी, और G2 चलेगा, एस फेज नहीं होगा, यानी सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स दोबारा नहीं होगी। ठीक हो गया। अब इंटरफेस 2 होने के बाद वो दो सेल्स इतने एलिजिबल होंगे कि अब वो मियोसिस 2 में जाएं और डिवीजन करें अपनी प्रॉपर। तो इसीलिए इंटरफेस के गुजरने के बाद वो दोनों डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में जाएंगे। किस में जाएंगे? मियोसिस 2। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सेल से टोटल आने कितने चाहिए? हैप्लॉइड 4 डॉटर सेल्स मियोसिस में। लेकिन अभी तक 2 आए हैं क्योंकि अभी हाफ मियोसिस हुई है, मियोसिस 1 हुई है। अब मियोसिस 2 की तरफ जाएंगे तो सेम मियोसिस 2 में भी 2 मेजर स्टेप्स होंगे। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस 2। क्या आ जाएगा? कैरियोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में उसी तरह फेजेस होंगे। नंबर 1 प्रोफेज 2। कौन सा होगा? प्रोफेज 2। फिर क्या होगा? मेटाफेज 2। फिर उसके बाद एनाफेज 2। और फिर क्या होगा जी? टीलोफेज 2। ये 2 लिखने का मकसद क्या है? 2 लिखने का मकसद बेसिकली क्या है कि ये मियोसिस 2 हो रही है। अब 2 सेल्स थे जो इंटरफेस 2 से 2 डॉटर सेल्स मियोसिस 2 में आए। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2 चला, मेटाफेज 2 चला, एनाफेज 2 चला। टीलोफेज 2 में फिर 2 सेल्स बन जाएंगे। तो टोटल कितने सेल्स हो जाएंगे जी? 4। और फिर यहां पर क्या करोगे स्टूडेंट्स? साइटोकाइनेसिस 2। क्या करोगी? साइटोकाइनेसिस 2 करोगी, जिसकी वजह से यहां पे रिजल्ट में हमारे पास 4 क्या आ जाएंगे? डॉटर सेल्स आ जाएंगे। कितने? 4 डॉटर सेल्स। ठीक है। और 4 डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? हाफ। जो बात स्टार्ट में की थी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, थोड़ी सी लिखते वक्त डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गई है। इसको समझने का आसान तरीका ही यह है कि इसको इस तरह के फ्लो चार्ट में आप अपने पास बना लीजिए मियोसिस 2 को, फिर इस टॉपिक को पढ़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये तो सारी बात हो गई है मियोसिस की अभी तक की, जो हमारे पास एक किस्म का फ्लो चार्ट आ गया जो हमें समझाता है कि बेसिकली क्या है मियोसिस। अब बेसिकली ये डायग्राम्स आपको बनी नजर आ रही हैं और आप कंफ्यूज भी होंगे कि ये किस चीज की डायग्राम है। तो बेसिकली ये मैंने प्रोफेज 1 के लिए डायग्राम्स बनाई थी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छी तरह पहले इस फ्लो चार्ट को उतार लीजिए। ठीक है, 2 सेकंड्स के लिए मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा कि आप इजीली इसको 2 से 5 सेकंड्स के लिए कि आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, अब आपने यकीनन ये कॉपी कर लिया है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले यहां तक की रीडिंग को हम कंप्लीट करेंगे। जी पेज नंबर 96 पर आ जाइए। फेजेस ऑफ मियोसिस। Meiosis was discovered and described for the first time in 1876 by a German biologist Oskar Hartwig। ठीक है, ऑस्कर हैटविग जो थे उन्होंने बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया। द प्रिपरेटरी स्टेप्स, जो इसकी प्रेपरेशन के स्टेप्स थे मियोसिस के, ये आइडेंटिकल थे टू द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। यानी जो प्रेपरेशन के स्टेप से मुराद जो इंटरफेस था
वो इंटरफेस इनका कॉमन था माइटोसिस का। इंटरफेस को डिवाइड किया गया 3 फेजेस में, G1, S एंड G2। तो यही मैंने आपको बताया, इंटरफेस G1, S एंड G2। फिर कहा गया इंटरफेस बाद में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को अप्रोच करेगी। तो मैंने भी आपको यही बताया कि फेज ऑफ मियोसिस जो है वो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 है। ठीक है, अब यहां पे बात सिर्फ की गई है जी मियोसिस 1 की, लेकिन मैंने आपको पूरा एक चार्ट दे दिया है ताकि आपको वो स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है, कैसे वर्किंग कंप्लीट हो रही है। तो मियोसिस 1 क्या है जी? कहा जा रहा है कि जी इन मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉयड सेल, स्टार्टिंग में डिप्लॉयड सेल होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे यानी पेयर में, सेपरेट एंड सो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमारे पास बनेंगे। यानी मियोसिस 1 में ये जो हमने सब लिखा, ये जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे ये क्या होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, इन द स्टेप इन मियोसिस दैट जनरेट्स जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जेनेटिक वेरिएशंस क्या हैं? बेसिकली यही चीज है जो हमने मियोसिस में डिस्कस करनी है। माइटोसिस में आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज सेम्ड या आर सेम्ड एज वर द पेरेंट सेल, यानी जो डॉटर सेल्स आएंगे उनमें उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने किसमें होते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली पेरेंट सेल में। लेकिन इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होंगे। और मियोसिस का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए मेल एंड फीमेल का होना जरूरी है। इट मींस दैट उनके क्रोमोसोम्स की वजह से वेरिएशंस आएंगी। वेरिएशंस का मतलब क्या है? तब्दीलियां। और जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब क्या है? कि जीन्स की वजह से वो चेंजेस आएंगी। ठीक है, मियोसिस 1 अकर करता है जी 2 स्टेप्स पे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो मैंने उसे कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1 का नाम दिया। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर सब डिवाइड किया गया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज 1 में। ठीक है, और फिर इनको एक एक करके स्टेप किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देखें, आपको प्रोफेज लिखा नजर आएगा, अगले पेज पे एक एक 2-2 लाइंस के आपको मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तक नजर आ रहा है। टेलोफेज के नीचे जहां पे टेलोफेज का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है, उसके नीचे 2 लाइंस लिखी हैं, उसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे साइटोकाइनेसिस 1, वो फर्स्ट साइटोकाइनेसिस है। फिर इसी पेज के लास्ट पे आपको नजर आ जाएगा इंटरफेस 2, यानी दोनों सेल्स इंटरफेस 2 में जाएंगे। फिर आप अगले पेज पर आइए 98 पर और 99 पर, ये प्रॉपर डायग्राम से एक्सप्लेन किया गया। ये डायग्राम्स बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपने माइटोसिस की डायग्राम्स को अच्छी तरह समझा होगा, तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। ठीक है, 99 पेज पे आपको मियोसिस 2 नजर आ रहा होगा। मियोसिस 2 की फर्स्ट 2 लाइंस आप रीड करें तो आपको ये चीजें नजर आएंगी कि कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2 होती है। कैरियोकाइनेसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 होगा। ठीक है, और वो जब कंप्लीट होगा तो वो लास्ट में यही बात होगी कि मियोसिस 2 के लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे और उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब चलते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं। इंटरफेस तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। एम फेज में मियोसिस 1 की डिस्कशन होगी। मियोसिस 1 में हमने प्रोफेज 1 के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये डायग्राम्स जो हैं ये किसकी हैं? प्रोफेज 1। देखिए, मियोसिस 1 में ज्यादा फोकस के साथ पढ़ने वाला टॉपिक प्रोफेज 1 ही है। इसको जरा गौर से सुनिएगा। प्रोफेज 1 के लिए पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां बताई गई है, यहां पे मेंशन करता हूं, प्रोफेज 1 के लिए जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। ये सबसे ज्यादा क्या स्पेंड करता है? टाइम स्पेंड करता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है,
अब इसमें है क्या, देखिए डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि प्रोफेज 1 के अंदर क्या होगा, जैसे ही क्रोमाटिन्स होंगे वो क्रोमोसोम्स बनाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप होने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने यहां पे 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है। ठीक है, बुक पे भी आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 लिखा हुआ है। अब ये जो मेरे पास 1 और 2 है, ये जो मेरे पास 1 और 2 है, इसको मैं नाम दूंगा सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्या नाम दूंगा, सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी सुनी हुई है। इसी तरह 3 और 4 आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि 1 एंड 3 क्या ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर हम इसके लिए यूज करेंगे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। नॉन सिस्टर क्योंकि ये डिफरेंट है। तो बुक पे आप देखिए, आपको बुक में नजर आ रहा है फर्स्ट डायग्राम पे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं बेसिकली ये एक होमोलोगस पेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो पेयरिंग मेथडोलॉजी क्या है, आपको नजर आ रहा है 1 और 2 सिस्टर क्रोमाटिड इसमें सेपरेट थे, इसमें सेपरेट थे, लेकिन अगले फेज में अगले स्टेप में जाते साथ ही इसमें चेंजेस आई। चेंजेस यानी हमने वेरिएशंस देखनी है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हम जेनेटिकली बेस पर वेरिएशंस देखेंगे, तो उन्हीं वेरिएशंस को हम यहां पर मेजर करेंगे। अब आप देख सकते हैं चेंजेस क्या आई हैं। पहले ये दोनों, ये सिस्टर क्रोमाटिड, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स थे, लेकिन यहां पे एक सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, अटैच करने की कोशिश कर रहा है। अब 1 के साथ 3 को कह दें, या 2 के साथ 3 को कह दें, या 2 के साथ 4 को कह दें, होंगे तो वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। तो आप ये देखिए, ये क्रोमाटिड इस क्रोमाटिड के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है और यहां पे ये चेंजेस आ रही हैं। अगले स्टेप में आप देखें तो यहां पे प्रॉपर जो है ये सेगमेंट्स शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पे आप देखें इसके रिजल्ट में ये प्रॉपरली शिफ्ट हो चुके हैं। यानी इसका एक सेगमेंट इसमें आ चुका है इस तरह, और इसका एक सेगमेंट इसमें आ चुका है। चेंजेस हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, चेंजेस। अब इन पॉइंट्स पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को यहां पे डिस्कस करेंगे, इनको कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का नाम देंगे। देखिए, जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे पर लाइन अप होने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाइन अप होते हैं, सेट करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस। क्या नाम देते हैं, साइनेप्सिस। ठीक है, उस साइनेप्सिस के बाद आप अगर ये देखें, ये आपको 1 और 2 जो नजर आ रहा है, इसको आप नाम देते हैं बाइवेलेंट। बाय का मतलब होता है 2, बाइवेलेंट यानी 2 हिस्से। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इसको आप टेट्रेड कहते हैं। टेट्रेड क्यों कहा जाता है, टेट्रेड का मतलब होता है 4 के 4 पार्ट्स होते हैं क्रोमाटिड्स के। ठीक है, 3 टर्मिनोलॉजीज कवर हुई, साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, टेट्रेड। 2 टर्मिनोलॉजीज और हैं, वो क्या है कि एक में क्रोमोसोम जो हैं वो प्रॉपरली लाइन अप होने के बाद आपको उनके पॉइंट्स जो हैं लेंथ पर चेंज होते हुए नजर आएंगे, जैसे ये हैं। तो अलाइन होने के बाद जो बाइवेलेंट या टेट्रेड है, अगर उनकी अलाइनमेंट यानी ये जिस तरह ये देख सकते हैं अलोंग दी लेंथ ये चेंज हो रहे हैं प्रॉपर एक लेंथ के साथ, तो इसको इस पेज पर नाम दिया जाता है क्यासमाटा। क्या नाम दिया जाता है, क्यासमाटा। क्यासमाटा। और जब ये प्रॉपरली चेंज हो जाते हैं, जैसे आपको इस पेज में नजर आ रहा है कि ये प्रॉपरली नॉन सिस्टर क्रोमाटिड शिफ्ट हो गए हैं, तो ये लास्ट इनके लिए टर्म यूज होती है, वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यानी एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं और कंप्लीट हो चुके। ठीक हो गया। क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज की, सबसे पहले एक दूसरे पर लाइन अप होने की कोशिश करेंगे। ये आपको नजर आ रहा है लाइन अप होने की कोशिश हो रही है, इट इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ठीक है, 2 है तो बाइवेलेंट क्रोमाटिड्स की बेस पे देखेंगे आप, तो उसको क्या कहेंगे, टेट्रेड। ठीक है, फिर क्या होगा, अलोंग दी लेंथ ये सेगमेंट्स जो हैं शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। और वो जो अलॉन्ग दी लेंथ सेगमेंट शिफ्ट होने की कोशिश होगी उसको क्यास माटा का नाम दिया जाएगा, और जब वो शिफ्ट हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो हो चुकी है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, याद रखें, इसकी वजह से जेनेटिक क्या आ चुकी है, यहां पर वेरिएशंस आ चुकी हैं। जेनेटिक यानी जीन्स की बेस पर चेंजेस आ चुकी हैं, चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, आप बुक पर आ जाइए, पेज नंबर 96, सेम प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहा जा रहा है ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज पर क्रोमाटिन जो होंगे वो कंडेंसेस होंगे और क्रोमोसोम्स बना देंगे। ये बात हमने माइटोसिस के प्रोफेज में भी की थी। लेकिन यहां पे चेंजेस क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस, ठीक है, जो कि 2 एंड डिप्लॉइड हैं, वो क्या करेंगे, लाइन अप होने की कोशिश करेंगे एक दूसरे पर और क्या बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, और इसको हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को साइनेप्सिस। फिर कहता है हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या कहलाता है, बाइवैलेंट। जाहिर सी बात है, पेयर है तो वो पेयर की फॉर्म में बाइवैलेंट कहलाएगा। ईच बाइवैलेंट, हर बाइवैलेंट जो होगा, इट हैज 4 क्रोमाटिड्स। उसके कितने क्रोमाटिड्स होंगे, 4, जिस बेस पर उसको क्या नाम दिया जाएगा, टेट्राड। कहता था 2 नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे आप ये देखिए, ये है, इसमें एक, आप इसको यूं कह दीजिए कि ये नंबर 2 वाला था और ये नंबर 3 है, तो 2 और 3 एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ठीक है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, ये ज्वाइन करते हैं किसी पॉइंट पर अलोंग देयर लेंथ, ज्वाइन मिलने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं एक लेंथ पर, और इसको क्या नाम दिया जाता है, दीज पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट आर कॉल्ड क्यास्माटा। कहते हैं नेक्स्ट स्टेज में ये काम चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने सेगमेंट्स को। सेगमेंट्स का मतलब उस पोर्शन को जहां पे क्यास्माटा था, उस सेगमेंट वो हिस्सा एक्सचेंज करते हैं, तब्दील करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। तो आप देख सकते हैं ये जो सेगमेंट्स हैं ये चेंज हुए हैं और इसके रिजल्ट में क्या हो चुकी है, क्रॉसिंग ओवर। ये जो बात है जो अभी हमने यहां तक पढ़ी, ये वो एडिशनल काम है जो कि प्रोफेज में होता है मियोसिस के। ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम है, डायग्राम भी आपको समझ आ गई है। अगले पेज पर आइए और आप वो थ्योरी को सुनिए। कहा जा रहा है जी, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट रिजल्ट इन द रिकम्बिनेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि वो जो सेगमेंट चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं, उसकी वजह से उसके नतीजे में क्या आ गई है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट हो गई है, यानी मिल गई है, कंबाइन हो गई है। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगी, हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का क्या रहेगा, बाइवैलेंट। तो आप ये देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होने पर ये और ये भी बाइवैलेंट है और ये भी बाइवैलेंट है। ठीक है, अब क्या होगा जी, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे फर्दर मजीद, और न्यूक्लियोई जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोई यानी न्यूक्लियोलस जो होंगे वो डिसअपीयर होंगे। एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट्स। डिसइंटीग्रेट्स का क्या मतलब है, टूटना, जो प्रोफेज में होता था, हमने माइटोसिस में भी देखा था। फिर क्या होता था, सेंट्रियोल्स विच वर डुप्लीकेट ड्यूरिंग इंटरफेस। हमने पढ़ा था सेंट्रियोल्स की इंटरफेस में ही डुप्लीकेशन होती है, तो ये माइग्रेट करके कहां चले जाएंगे, ऑपोजिट पोल पे, और क्या बना देंगे, स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे किसके साथ, क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर के साथ। ये सारा मैंने आपको माइटोसिस में डायग्राम बना के जो है वो व्हाइट बोर्ड पे बताया हुआ है। सेम वही प्रोफेज वाली ये बात हो रही है, सिर्फ यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, while the non-kinetochore spindle fiber both sides interact with each other, यानी अगर एक सेंट्रियोल सेल के इस पोल पर है, दूसरा सेंट्रियोल इस पोल पे है, सेंटर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयर बने हुए हैं, तो क्या होगा, यहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, वो आकर अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम और उसके ऊपर कॉइलिंग करेंगे अच्छी तरह।
जो कॉइलिंग कर जाएंगे काइनेटोकोर के ऊपर क्रोमोसोम्स की, वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहलाएंगे। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर जो रिलीज होंगे वो कुछ ऊपर से जाके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, कुछ नीचे से जाके एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, यानी सेंटर पे क्रोमोसोम्स की काइनेटोकोर पे अटैच नहीं होंगे। तो उनको आप क्या नाम देते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, या नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स नहीं कहेंगे, आप उन्हें क्या नाम देंगे? नॉन काइनेटोकोर फाइबर। ठीक है, नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहा जाता है। फ्रॉम बोथ साइड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, फिर क्या होगा जी? टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, जो दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे ऑपोजिट पोल से, वो अटैच करेंगे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, जो पेयर्स हैं उनके ऊपर आकर अटैच होंगे। अब वो डिफरेंस बताता है, कहता है इन माइटोसिस वी हैव सीन दैट टू काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच विद वन क्रोमोसोम। टू फाइबर जो थे वो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच होते थे, लेकिन यहां पे क्योंकि पेयर अप हुआ हुआ है इसलिए थोड़ा सा चेंज होगा। मैं चाहता हूं आप यहां तक पढ़ने के बाद आप पेज नंबर 98 पर आइए। आपको 98 पेज पर कुछ ये डायग्राम नजर आ रही है। इसमें आप सबसे पहले इंटरफेस को देखिए। इंटरफेस में आप देखेंगे एक सिंपल सा सेल है। आपको सेल में एक तो ऊपर टॉप पे सेंट्रोसोम नजर आएंगे, विच इज द प्लूरल ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंटर में आपको क्रोमाटिन नजर आ रहा है और साथ न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। अब ये इंटरफेस से चला प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में हमने क्या पढ़ा था? क्या होता है? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, यानी क्रोमाटिन कंडेंस हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो वैनिश हो जाएगा यहां पे राइबोसोम्स देकर, और ऊपर आपको सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, सेंट्रोसोम्स जिन्हें कहते हैं, वो अपोजिट पोल पर जाएंगे और स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। अभी आप नीचे देखिए, अभी प्रोफेस चल रहा है। प्रोफेस में अब क्या हो रहा है? ये जो स्टेप है जो कि आपको कॉलम में सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा है क्यास्माटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर। गौर से डायग्राम देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि होमोलोगस पेयर अप हो रहे हैं। एक रेड कलर में है, एक ब्लू कलर में, इनका एक पेयर बना है, और दूसरी तरफ भी एक रेड कलर और एक ब्लू कलर में। उनकी टॉप कॉर्नर्स को गौर से देखें। जो प्रॉपर पूरा ब्लू है आपके पास बाइवेलेंट क्रोमाटिड, उसकी कॉर्नर को देखें, उसमें थोड़ा सा रेड कलर अटैच है। और जो पूरा आपको ब्लू नजर आ रहा है उसमें रेड, और रेड में क्या है? ब्लू। बेसिकली यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है जो हमने यहां पर की थी, जिसकी वजह से यहां पर हम कहेंगे कि क्या आ चुकी हैं? जेनेटिक वेरिएशंस आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं? जेनेटिक वेरिएशंस आ चुकी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी बेसिकली आज की हमारे लेक्चर की एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने बहुत डिटेल में जाकर जो प्रॉपरली हमारे पास मियोसिस थी उसकी डिस्कशन की। हमने मियोसिस में फेजेस का फ्लो चार्ट को बनाया, जो कि हमारा फर्स्ट पर्पस था, उसको समझा, और उसके बाद हमने प्रोफेज 1 को डिटेल में समझा। देखिए, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने माइटोसिस के लेक्चर लिए हैं तो समझिए कि 50% आपको मियोसिस आता है। सिर्फ डेफिनेशन डिफरेंट है, ठीक है, और थ्योरेटिकली आपकी थ्योरी जो है वो डिफरेंट है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल आपको काफी इजी होगा मियोसिस को सुनना अगर आपने माइटोसिस को सुना है। इसलिए ये चीज जरूरी है कि माइटोसिस के लेक्चर्स लीजिए पहले प्रॉपरली। अगर आपसे कोई मिस हुआ है तो उस लेक्चर को कंप्लीट करिए। वो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको मियोसिस अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और देखिए, मैंने आज ज्यादा फोकस भी नहीं किया जो डायग्राम है सीरीज में। क्यों? क्योंकि आई नो वेरी वेल कि इस डायग्राम को अच्छी तरह माइटोसिस में मैं समझा चुका हूं। इधर आपको हल्का सा हिंट दिया है, और मुझे यकीन है कि लेक्चर अगर आप गौर से सुनते हैं तो आपको इस हिंट के थ्रू अंदाजा हो जाएगा कि यस, दिस इज इट, दिस इज मियोसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज यहां तक अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि यहां तक हमने याद क्या करना है। तो सबसे पहले तो मियोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप मियोसिस की डेफिनेशन के साथ उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे या उस साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो ये आपका मियोसिस का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 96 पेज पे एमसीक्यूज है कि हु डिस्कवर्ड मियोसिस। तो आपने उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बायोलॉजिस्ट का, ऑस्कर हैटविग। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन
आ सकता है जिस तरह माइटोसिस में लिखवाया था कि राइट द डिवीजन एंड सब डिवीजन नेम्स ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे आपको मियोसिस 1 का शॉर्ट आ सकता है जिसमें आपको वो वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा कि मियोसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। नंबरिंग बना के ये नेम्स ही लिखने हैं आपने सिर्फ। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, या तो मियोसिस 1 का आ सकता है या मियोसिस 2 का आ सकता है। उसके बाद मियोसिस के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोफेज है आपके पास। आपने प्रोफेज लिखना है। प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो कि डायग्राम से ऊपर वाला, ये तो कॉपी पेस्ट है, एज इट इज आपने लिखना है, ठीक है। और उसमें जो आपको नंबरिंग, जो आपको टर्मिनोलॉजीज नजर आ रही हैं उनकी आप हेडिंग्स बना लें या उन टर्मिनोलॉजीज को आप प्रॉपर हाईलाइट करें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे, यकीनन आपके सामने जैसे मैंने डायग्राम बनाई इस तरह आपको भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज से आप फर्स्ट 2 लाइंस लिखेंगे और सेकंड पैराग्राफ को आपको लिखना पड़ेगा और वो तकरीबन आपकी कह लीजिए थर्ड लास्ट लाइन तक अगर आप लिखें तो वो आपकी बात कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे मियोसिस 1 के सेकंड डिवीजन और फेज को, विच इज कॉल्ड मेटाफेज 1, ठीक है। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहां तक कंप्लीट होता है। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह सुना, इसके नोट्स बनाइए, इसको याद करिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के लास्ट पे एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके या कॉल करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।